हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज डिस्कस करेंगे हम सोशल रिफॉर्मर्स एंड कल्चरल रेनेसा ऑफ इंडिया, जिसका हमने पार्ट वन क्लियर कर लिया था। आज ये पार्ट टू होगा। इस पार्ट टू के साथ आपके मेजर जो मेन सोशल रिफॉर्मर्स है जिनसे क्वेश्चन पक्का बन सकता है, जो एनसीईआरटी के ऊपर बेस है, उसको हम क्लियर करेंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे। इतना कंटेंट करवाने के बाद ये श्योरिटी रहेगी कि अगर इनमें से आपका 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन फंसता है तो उसको आप गलत नहीं करोगे। बिकॉज हमें पढ़ना उतना ही है जितना हमारे केवीएस पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाया इसलिए गया है ताकि हमें अदर एग्जाम में भी काम आ सके। बट हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे केवीएस पीआरटी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मेरे को एक कमेंट आया था, उसमें बोला था कि आर्य समाज के बारे में और थोड़ा सा बताइए कि उसका दयानंद सरस्वती के बाद क्या हुआ। तो हम उसको थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, देन उसके बाद हमारे पास और भी फर्दर डिटेल है बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स की, और उनको भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद, स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज का हुआ क्या। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज दो भागों में बट गया। एक तो थे अंग्रेजी शिक्षक समर्थक, जो थोड़ा अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, मॉडर्न एजुकेशन के तरफ जिनका झुकाव ज़्यादा थे, उन्हीं के सदस्य। आर्य समाज के ही कुछ सदस्य ऐसे थे जो अंग्रेजी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा को भी वैदिक शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए, उनको एक साथ मिक्स करा जाए। और कुछ लोग वही पुरानी धारणा के साथ वैदिक शिक्षा के समर्थक, वो चाहते थे कि बच्चों को अब भी वेद ही पढ़ाया जाए। तो ऐसे में आर्य समाज में बहुत सारे लोगों के विचार नहीं मिल रहे थे, तो दो गुट बन गए। एक थे अंग्रेजी शिक्षा समर्थक और एक थे वैदिक शिक्षा समर्थक। वैदिक शिक्षा समर्थक जो पुरानी रूट्स, पुरानी जड़ों से जुड़ा रहना चाहते थे, और अंग्रेजी शिक्षा समर्थक जो कुछ बदलाव, समय के साथ चेंज चाहते थे। तो देखते हैं इनमें कौन कौन सदस्य थे, पूछ सकता है। प्रमुख सदस्य थे इसमें लाला हंसराज, लाला लाजपत राय। ठीक है, इनका एक मुख्य काम था कि इन्होंने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। ये एंग्लो वैदिक स्कूल कहीं ना कहीं दयानंद सरस्वती का एक सपना भी था, जो लाला हंसराज ने पूरा किया था। और 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई। यहाँ पे हालांकि अंग्रेजी शिक्षण को भी प्रमुखता दी जाती थी। वहीं दूसरी ओर प्रमुख सदस्य वैदिक शिक्षा समर्थक के थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम। ये लोग वैदिक शिक्षा के समर्थक थे, और इन्होंने इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। लड़के और लड़कियों के लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बनाए रखने के लिए गुरुकुल स्कूल खोला, गुरुकुल कांगड़ी खोला। अब ये था आर्य समाज दयानंद सरस्वती के बाद। मोटा मोटा इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। केवीएस पीआरटी में इससे ज़्यादा पूछ भी नहीं सकता। देन महिला आर्य समाज। महिला आर्य समाज से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पंडिता रमाबाई ने इनकी स्थापना की थी, महिला आर्य समाज की। और इनके बारे में पक्का एक क्वेश्चन बनने का चांस है, क्योंकि ये बहुत विद्वान लेडी थी और हमारी इंडिया की थी। इन्होंने भी काफ़ी बदलाव किए थे, तो इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले देखते हैं महिला आर्य समाज क्या था। 1881 में पंडिता रमाबाई द्वारा पूना में महिला आर्य समाज की स्थापना की गई। डेट, स्थान, जगह सब डिटेल में बताई जाएगी, तो अगर आप नोट डाउन करना चाहें साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1881 में इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी, महिलाओं को प्रबल बनाने के लिए, उनको रोजगार वाले काम सिखाने के लिए, ताकि वो अपनी जीविका चला सके, समाज में उनकी एक बुनियादी पहचान बन सके। ठीक है, अब पंडिता रमाबाई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पंडिता रमाबाई 24 अप्रैल 1858 और 5 अप्रैल 1922, ये इनका जीवन काल था, ये भी बता दिया। ऐसे दिखती थी रमाबाई। देखो, पिक्चर साथ के साथ इसलिए लगाई गई है ताकि आप जब याद करो, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप पिक्चर देख के याद कर सकते हो। अच्छा, इस स्लाइड में ये पिक्चर थी, तो हमने शायद ये कंटेंट पढ़ा था, ये कंटेंट पढ़ा था, तो आपको आसानी रहेगी रिमेंबर करने में। थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 20 वर्ष की उम्र में ही रमाबाई को संस्कृत के ज्ञान के लिए सरस्वती और पंडिता की उपाधि प्रदान हुई। ये बहुत ही ज़्यादा विद्वान थी, इनको संस्कृत का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, अच्छा खासा पढ़ लेती थी। इस चक्कर में इन्हें पंडिता यानी ज्ञानी और सरस्वती की उपाधि प्रदान की गई। 22 साल में शादी होने के बाद उन्होंने बाल विवाह के विरोध में विधवाओं के हालातों पर बोलना शुरू किया। इन्होंने विधवा, महिला सुधार आंदोलन, बहुत सारी चीज़ों में भाग लिया और महिलाओं के लिए ज़्यादा बोलती थी समाज में। ठीक है, रमाबाई 7 भाषाएं जानती थी। धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गई और उन्होंने बाइबल का अनुवादन मराठी में किया। ये पहले हिंदू धर्म से संबंध रखती थी, लेकिन बाद में इन्होंने ईसाई धर्म, ये विदेश भी गई थी, ब्रिटेन भी गई थी, और इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। और ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलती थी कि भाई हिंदू धर्म में जो महिलाएं हैं उनको अक्सर दबाया जाता है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी भी है। ठीक है, सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि केसरे हिंद किन्हें कहा जाता है, तो पंडिता रमाबाई को 1919 में ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद कहा था। ठीक है,
समाज सुधार और पंडिता रमाबाई। अब इन्होंने क्या क्या समाज सुधार किए, क्या क्या सोशल रिफॉर्म के, वीडियो बाइलिंगुअल ही रहेगी, इजी हिंदी है ताकि आपको भी समझ में आ जाए, आप इंग्लिश में भी इसको समझ पाओ। ठीक है, तो 22 वर्ष की उम्र में ही पंडिता रमाबाई कोलकाता पहुंची। उन्होंने बाल विधवाओं और विधवाओं की दयनीय दशा को सुधारने के लिए, विधवाओं की जो बुरी दशा थी समाज में, उसको सुधारने के लिए उनका बीड़ा उठाया, काम करना शुरू किया, बहुत सारे उनके लिए विधवा आश्रम वगैरह भी खोले। ठीक है, अमेरिका में उनके प्रयत्न से रमाबाई एसोसिएशन बना, जिससे भारत के विधवा आश्रम का 10 वर्ष तक का खर्चा चलाने का जिम्मा लिया। अमेरिका में इनके वजह से ही एक रमाबाई एसोसिएशन बना और उन लोगों ने भारत में चल रहे उनके विधवा आश्रम का 10 साल का खर्च उठाने का बीड़ा उठाया। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनके लिए। इंग्लैंड में पंडिता 1889 यानी 1889 में भारत लौटी और विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की। बाद में कृपा सदन नाम से एक और महिला आश्रम बनाया। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया समाज में और उनको आश्रम में पनाह दी। जो लोग अपने घर से रिजेक्ट कर दी जाती थी या उनको भगा दिया जाता था अपने घर से, तो उनको उनके आश्रम में जगह दी जाती थी। उनको शिक्षा के साथ साथ रोजगार संबंधी शिक्षा भी दी जाती थी ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से चला सके। ओके, मेधावी क्रिएटर। अब ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, क्रेटर क्या होता है। देखो, शुक्र ग्रह पे जितने भी गड्ढे हैं, शुक्र ग्रह पे बहुत सारे गड्ढे होते हैं, तो बहुत सारी भारत की महान महिलाओं और बहुत सारी विदेशों की महान महिलाओं का नाम उन गड्ढों के ऊपर रखा गया है, उन क्रेटर के ऊपर रखा गया है। तो ऐसे ही जो पंडिता रमाबाई मेधावी नाम है इनका पूरा, तो इनका एक क्रेटर है शुक्र ग्रह पे, मेधावी क्रेटर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मेधावी क्रेटर शुक्र ग्रह के गड्ढे का नाम है जिसे रमाबाई मेधावी के नाम पर रखा गया है। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स नो द फैक्ट, इसके बारे में फैक्ट जानते हैं कि आखिर रखा क्यों जाता है। शुक्र ग्रह, जिसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इस ग्रह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों का नाम कुछ प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जोशी क्रेटर का नाम भारतीय मूल की महिला आनंदी गोपाल जोशी के नाम पर रखा गया है। तो महान महान जो महिलाएं होती हैं उनके नाम पर इस क्रेटर का नाम रखा जाता है। तो मेधावी क्रेटर यानी रमाबाई मेधावी के नाम पर रखा गया एक शुक्र ग्रह का गड्ढा है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। देखो, हमने ब्रह्म समाज के बारे में बहुत पहले पढ़ा था, हमने पहली वीडियो में राजा राम मोहन राय जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना की। लेकिन उनके बाद ब्रह्म समाज का क्या हुआ, देखो उनके बाद कहीं ना कहीं देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संभाला और ब्रह्म समाज की पुरानी परंपराओं को ये लेकर ये आ गया है और इन्होंने ब्रह्मोपासना को सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट किया। ये एक इनके बाद एक केशव चंद्र सेन को लेके आते हैं और वो ब्रह्म समाज का उनको मुखिया बना देते हैं, आचार्य बना देते हैं। लेकिन केशव चंद्र सेन जो थे वो ब्रिटिश लोगों की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था, ईसाई लोगों की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। इस चक्कर में ब्रह्म समाज भी 2 भागों में टूटा था, 2 के 3 भागों में टूटा था। अब कैसे टूटा था उसको देखते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर को यहाँ बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि ये ब्रह्म समाज के एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे। ठीक है, ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, राजा राम मोहन राय और द्वारिका नाथ टैगोर देवेंद्र नाथ टैगोर के पिता थे। उनके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाला। इनके समय में ही ब्रह्म समाज में ब्रह्मोपासना यानी नई पूजा प्रणाली शुरू की गई। ब्रह्मोपासना इनकी नई पूजा पद्धति थी, वो इन्हीं के समय में शुरू की गई ब्रह्म समाज में। ईसाईवाद का खंडन करते हुए इन्होंने ईश्वरवाद का प्रसार किया। देखो, कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय भी मॉडर्न विचारधारा के थे, तो वो ईसाईवाद को भी समर्थन करते थे। लेकिन उनके बिल्कुल जस्ट अपोजिट इन्होंने ब्रह्म समाज में ईसाईवाद को फैलने से रोका और वहाँ पे ईश्वरवाद, ठीक है, उनका समर्थन किया। ठीक है, ब्रह्म समाज में आने से पहले इन्होंने तत्वरंजनी सभा बनाई। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में। इन्होंने तत्वरंजनी सभा ब्रह्म समाज में आने से पहले ही बना दी थी। 1839 में तत्वरंजनी सभा का नाम तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। ये कुछ कुछ चीज़ है जिनको आपको पता होना चाहिए। 1840 में देवेंद्र नाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में आगे ढंग से पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत समाज सुधार में काम किए थे। आपके एनसीईआरटी बुक में इनका जिक्र है। जितना भी कंटेंट है सब एनसीईआरटी के बेस पर बनाया गया, बस डिटेल थोड़ी ज़्यादा दी गई है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इतनी डिटेल मौजूद नहीं है। 1840 में देवेंद्र नाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा मिलकर तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की गई। तो ये संस्थापक थे तत्वबोधिनी स्कूल के। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में लाया गया। अब यहाँ से एंट्री होती है केशव चंद्र सेन की। अब इन्होंने ये भी बहुत बड़े समाज सुधारक थे, इनके बारे में बहुत मिलता है। ठीक है, हालांकि हमारी एनसीईआरटी की बुक में इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनको पढ़ना जरूरी है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब जरा इनकी प्रमुख देवेंद्र नाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इन्होंने पुस्तक ब्रह्मोधर्म पुस्तिका, इसमें ब्रह्मोपासना के बारे में बताया गया था, इसका प्रकाशन किया, ब्रह्मोधर्म पुस्तिका। ठीक है, इनकी कुछ पत्रिका थी जैसे तत्वबोधिनी पत्रिका, ये बांग्ला भाषा में थी और इसके तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक थे देवेंद्र नाथ टैगोर और ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है,
अब ब्रह्म समाज कैसे टूटा, कितने भागों में बटा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, ब्रह्म समाज बट गया था दो भाग में। एक था आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर वाला, और एक था भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो था केशव चंद्र सेन वाला। ये जो आदि ब्रह्म समाज था ये बाद में आया। देखो, जब पहले ब्रह्म समाज था तो देवेंद्रनाथ टैगोर जब चले गए थे छोड़ के ब्रह्म समाज को, कार्यभार केशव चंद्र सेन के हाथों में, तो केशव चंद्र सेन ने ईसाईकरण करना शुरू कर दिया, मतलब ईसाइयों की पूजा पद्धति वगैरह को ब्रह्म समाज में घुसाना शुरू कर दिया। तो इस चक्कर में इनकी विचारधारा देवेंद्रनाथ टैगोर से नहीं मिली, तो दोनों ही अलग हो गए। फिर भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बना लिया केशव चंद्र सेन ने, और पुराना वाला ब्रह्म समाज उसका नाम कर दिया गया आदि ब्रह्म समाज, जो कि पुराना वाला ही ब्रह्म समाज रहा। तो जरा केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट समाज सुधारक रह गए हैं। ऐसे दिखते थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को कलकत्ता में हुआ। ठीक है, मैंने एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी फर्स्ट वीडियो में, जितने भी समाज सुधारक थे आधे से ज्यादा कलकत्ता से बिलोंग करते थे। इन्होंने 1857 में ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की, 1857 में ब्रह्म समाज में एंटर हुए। ठीक है, उनके प्रयास से ही, यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके प्रयास से ब्रह्म समाज कलकत्ता के बाहर भी फैला। तो बंगाल के बाहर तक फैलाने का श्रेय ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन को जाता है। 1960 में इन्होंने संगत सभा की स्थापना की, जो लोगों की धार्मिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, लोगों की धार्मिक स्पिरिचुअल जो प्रॉब्लम्स होती थी या सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी, उनको सुना और सॉल्व करने का जिम्मा संगत सभा ने उठाया था, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। 1961 में, देखो डेट वाइज पैटर्न रहेगा कि जितने भी इवेंट हुए हैं वो कब कब हुए हैं, 1960 में क्या हुआ, 1961 में, सब कुछ डेट वाइज रहेगा। ठीक है, 1961 में केशव चंद्र सेन द्वारा इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी भाषा में दैनिक रूप से अखबार प्रकाशित किया, और इंडियन मिरर भारत का पहला रोज आने वाला अखबार था जिसको केशव चंद्र सेन ने प्रकाशित किया था। इंडियन मिरर पूछ सकता है एक नंबर का क्वेश्चन, किस समाज सुधारक ने इंडियन मिरर नामक अखबार का संपादन किया। जब भारत का पहला दैनिक अखबार अंग्रेजी भाषा में कौन सा था, तो वो था इंडियन मिरर। ठीक है, 1966 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग होकर भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर और इनकी विचारधारा कहीं ना कहीं नहीं मिलती थी। केशव चंद्र सेन ईसाईकरण पर ज़्यादा बल देते थे कि भाई क्रिश्चियनिटी पर ज़्यादा बल देते थे, और ब्रह्म समाज में क्रिश्चियनों की प्रार्थना वगैरह को भी शामिल कर रहे थे। इससे हुआ क्या कि देवेंद्रनाथ टैगोर वापस आए और उन्होंने उनसे आचार्य की उपाधि छीनी केशव चंद्र सेन से, और वापस अपने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के रूप में संभाला, और केशव चंद्र सेन ने अलग होकर भारतवर्षीय ब्रह्म समाज को संभाला। और हालांकि भारतवर्षीय ब्रह्म समाज भी ज्यादा दिन तक नहीं टिका केशव चंद्र सेन की कुछ गलतियों की वजह से। इंग्लैंड से लौटने के बाद केशव चंद्र सेन ने 1870 में नारी सशक्तिकरण के लिए इंडियन रिफॉर्मर एसोसिएशन की शुरुआत की। इनके प्रयास से ही सिविल ब्रह्म नेटिव मैरिज एक्ट, इनको किसी भी नाम से जाना जा सकता है, सिविल मैरिज एक्ट, ब्रह्म मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट, 1872 में पास किया गया, जिससे लड़कियों की शादी की आयु 14 वर्ष और लड़कों की शादी की आयु 18 वर्ष कर दी गई। इनका बहुत बड़ा काम था, इनकी जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी कि जो पहले बाल विवाह होता था, बहुत ही कम आयु में 12-13 वर्ष की लड़की होती थी, 11 वर्ष की लड़की होती थी, शादी कर देते थे। नहीं, अब उसकी शादी की उम्र कर दी गई थी लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष, सिविल मैरिज एक्ट 1872 के तहत। लेकिन यही एक्ट एक बड़ा रीज़न भी था कि भारतवर्षीय ब्रह्म समाज टूट भी गया था, वो देखेंगे आगे। और इस एक्ट के साथ साथ बहुविवाह पद्धति यानी मल्टी मैरिज जो था वो भी समाप्त हो गया। एक से ज़्यादा शादी करने वाला सीन वो भी कानूनी रूप से रद्द करवाने की इन्होंने कोशिश कर दी थी। ठीक है, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का पतन और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों हुआ। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का पतन, और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से ही लोग अलग होकर उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। क्या रीज़न था, देखते हैं। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के पतन का एक कारण यह था कि पतन यानी खात्मे का एक कारण यह था कि केशव चंद्र सेन ने खुद 13 वर्ष में अपनी पुत्री का विवाह कूच विहार के राजा से करवा दिया। देखो, सिविल मैरिज एक्ट में क्या था कि लड़की की आयु 14 वर्ष, लेकिन खुद अपनी बेटी का विवाह इन्होंने 13 वर्ष में करवा दिया, ये बोलते हुए कि ये भगवान की यानी ईश्वर की एक इच्छा है। इससे बहुत सारे लोग रुष्ट यानी नाराज हो गए, हताश हो गए। उन लोगों ने इनसे अलग हटकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, इनके ब्रह्म समाज से अलग होकर, और फिर भारतवर्षीय ब्रह्म समाज ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। इस बात से नाराज होकर भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से बहुत से लोग अलग हो गए और ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। ठीक है, अब कौन कौन अलग हुए थे देखते हैं। साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है, 15 मई 1878 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में एक बैठक हुई थी, उसमें साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया गया। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से कुछ लोग अलग हो गए थे उन्होंने।
आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये लोग अलग हो गए थे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से। साधारण ब्रह्म समाज ने सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की स्थापना की। ठीक है, इनके प्रमुख काम बता रहा हूँ। साधारण ब्रह्म समाज द्वारा तत्व कौमुदी पत्रिका बांग्ला भाषा में निकाली गई। ठीक है, इनके द्वारा पब्लिक ओपिनियन नाम से एक पत्रिका निकाली गई जिसमें लोगों के ओपिनियन को सुना जाता था। ठीक है, ये था साधारण ब्रह्म समाज का कार्य। यहाँ से ब्रह्म समाज का सारा काम खत्म। अब आगे कुछ और सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। वेद समाज, देखो अब कुछ दो समाज ऐसे हैं, 2-3 समाज ऐसे हैं जिनको केशव चंद्र सेन ने अपनी सहायता से खुलवाया था। जो केशव चंद्र सेन से इंस्पायर थे, उन लोगों ने केशव चंद्र सेन को अपना आइडल मानते हुए कुछ समाज की स्थापना की। 2 समाज ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला है वेद समाज। 1864 में केशव चंद्र सेन की सहायता से ही श्री धरालू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। ठीक है, इसे दक्षिण भारत का एक तरीके से ब्रह्म समाज भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार करना था। बेसिकली केशव चंद्र सेन से इंस्पायर होकर जितने लोगों ने अपनी समाज बनाई, सभा बनाई, उन सबका ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वही उन सबका भी ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य था। ठीक है, दक्षिण भारत में मुख्य रूप से सुधार का काम वेद समाज ने ही किया। ठीक है, यहाँ पे वेद समाज ने ही किया होना चाहिए था, इसलिए इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है कि वेद समाज ने ही दक्षिण भारत में प्रमुख काम किया, इस वजह से इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। ओके, प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज क्या है देखते हैं इसको। ठीक है, 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ठीक है, प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौरान में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए स्थापित समुदाय है। इसका भी काम वही था जो ब्रह्म समाज काम करता था, समाज को सुधार करना, इसका भी वही काम था। ठीक है, प्रार्थना समाज के प्रमुख प्रकाश स्तंभों में, मतलब प्रमुख लोगों में, आत्माराम पांडुरंग, वासुदेव बाबाजी नौरंगे, रामकृष्ण गोपाल भंडकार, महादेव गोविंद रणादे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, महादेव गोविंद रणादे। इतने सारे नाम है, उनमें से आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रणादे कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये प्रमुख सदस्य थे अपने प्रार्थना समाज के। प्रार्थना समाज के प्रमुख सुधार कार्य, इन्होंने क्या क्या काम किया समाज में सुधार के लिए। दलित, कमजोर, अछूत और पिछड़े वर्गों की दशा और दिशा में सुधार के लिए इन्होंने दलित जाति मंडल डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना की, जिसके तहत दलितों की, गरीबों की मदद की जाती थी जिनको समाज में दबाया जाता था। ठीक है, समाज में लोगों की सेवा करने के लिए समाज सेवक संघ बनाए इन्होंने। नाम से पता चल रहा है समाज के लोगों की सेवा करना, क्योंकि इस समाज का मानना था कि समाज की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, 1878 में प्रार्थना समाज द्वारा पहला रात्रिकालीन स्कूल खोला गया। इसको खोलने का एक यही रीजन था कि जो लोग पढ़ने की इच्छा जाहिर करते हैं कि भाई हमें भी पढ़ना है, तो उनको दिन में मान लो मौका नहीं मिलता काम करते हुए, तो उनके लिए नाइट स्कूल खोले गए ताकि आप रात में अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, 1817 में प्रार्थना समाज में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की गई। प्रार्थना समाज द्वारा 1817 में राजा राम मोहन राय के नाम पर एक अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की गई। अब आता है महादेव गोविंद रणादे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर थे। ये भी बहुत महाराष्ट्र में एक बहुत सुकरात माने जाते हैं महाराष्ट्र के, ये बहुत अच्छे दार्शनिक थे। ठीक है, न्यायवादी थे। इनके बारे में पढ़ेंगे, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे दिखते थे महादेव गोविंद रणादे, कहीं ना कहीं वो लाला लाजपत राय की तरह थोड़ा थोड़ा दिखते हैं, बट ये थोड़ा अलग है। बाल गंगाधर तिलक। रणादे भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी रणादे भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, विद्वान और न्यायवादी थे। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं एक नंबर का क्वेश्चन, किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था? तो वो थे महादेव गोविंद रणादे। ठीक है, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज का इनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। कहीं ना कहीं इन सारे समाज का ये हिस्सा भी रह चुके हैं। ठीक है, उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रचार किया। वे बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे और विधवा विवाह के बहुत बड़े वाले समर्थक। ठीक है, विडो मैरिज के बहुत बड़े समर्थक थे कि विधवाओं को भी जीवन जीने का अधिकार है और दोबारा उनका विवाह होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक समिति, विधवा विवाह मंडल, विडो री मैरिज एसोसिएशन का इन्होंने गठन किया था। 1891 में इनके द्वारा स्थापना की गई थी और विधवाओं का इन्होंने विवाह भी करवाया था। ठीक है, महादेव गोविंद रणादे डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने 1884 में। ठीक है, प्रमुख रचना, इन्होंने कुछ प्रमुख रचना भी की थी। विधवा पुनर्विवाह, माल गुजारी कानून, राजा राम मोहन राय की जीवनी, मराठों का उत्कर्ष और धार्मिक एवं सामाजिक सुधार, ये इनकी कुछ रचनाएं थी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महादेव गोविंद रणादे क्लियर हो गया होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ बहुत काम किया, लेकिन ये भी महिलाओं के बारे में बहुत बातें करते थे। इन्होंने महिलाओं के सुधार के लिए बहुत सारे काम किए। ऐसे दिखते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षक, शास्त्री, स्वाधीनता सेनानी यानी स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं और वे गरीब और दलितों के संरक्षक माने जाते थे। इन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए। उनकी विद्वत्ता के कारण ही उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई, यानी उनकी इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि, उनकी शार्प माइंड के कारण ही उनको विद्यासागर की उपाधि दी गई, क्योंकि बहुत जल्दी सीख लेते थे कुछ भी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देसी भाषा और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल की एक श्रृंखला के साथ ही कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना कोलकाता में इन्होंने की, देसी भाषा का विकास करने के लिए, यानी जो हमारी नेटिव लैंग्वेज उसका विकास करने के लिए और लड़कियों की शिक्षा के लिए। ठीक है। जब विद्यासागर जी कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने, तब उन्होंने कॉलेज सभी जाति के छात्रों के लिए खोल दिया। पहले कॉलेज सभी जाति के छात्रों के लिए नहीं खुला था। इन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए अपना ये जो कॉलेज है उसको सभी दलित वलित सबके लिए खोल दिया, ताकि सब लोग शिक्षा ग्रहण कर सके। ओके। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास का ही नतीजा है कि विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित हुआ। अंग्रेजों द्वारा विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पास कर दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कारण ही ये इनके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ताकि विधवा भी दोबारा विवाह कर सके। इन्होंने बांग्ला वर्णमाला का विकास किया, जिसको आजकल लोग पढ़ते हैं। ठीक है। 1848 में इन्होंने वैताल पंचविंशति नामक बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना की। इन्होंने एक गद्य रचना भी की थी बांग्ला भाषा में। वैताल पंचविंशति नामक एक गद्य था, एक बुक थी जिसकी रचना इन्होंने की। एक बुक के एक पार्ट कह सकते हैं, गद्य कह सकते हैं, बांग्ला भाषा में। इनकी एक और अचीवमेंट है। ठीक है। हेनरी विवियन डिरोजियन और यंग बंगाल आंदोलन, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो एंग्लो इंडियन थे, यानी इनकी माता शायद भारत की थी और पिता अंग्रेज थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कम उम्र में रहे, लेकिन इनकी सोच बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा ही फास्ट थी। ये समाज में थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा का पूरा चेंज लाना चाहते थे। ये बहुत कम उम्र में कम उम्र तक जिए। इनको हैजा नामक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जितने वर्ष जिए उतने वर्ष इनका प्रभाव काफ़ी अच्छा पड़ा। बहुत सारे लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी सोच वाले थे। ये काफ़ी चीज़ों को सीधा बदल देना चाहते थे। कुछ लोग होते हैं ना जो सिस्टम को बदल देना चाहते हैं, ये वो व्यक्ति थे जो सिस्टम को पूरा बदल देना चाहते थे। इसलिए इनका सपोर्ट ज़्यादा नहीं किया, लेकिन इनके स्टूडेंट्स ने इनका पुरजोर सपोर्ट किया, जिसके चक्कर में जितने दिन भी जीवित रहे काफ़ी सारा इन्होंने भी काम किया। पढ़ते हैं इनके बारे में। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं, लेकिन इनका बहुत कम टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए मैंने इनका डिटेल में निकाला है, क्या पता पूछ ले। ठीक है। हेनरी विवियन डिरोजियो एक एंग्लो इंडियन थे। इन्होंने ही यंग बंगाल की स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना बंगाल में इन्होंने की थी। ठीक है। 1870 कलकत्ता में राजा राम मोहन द्वारा स्थापित हिंदू कॉलेज में इन्हें अंग्रेजी का अध्यापक नियुक्त किया गया था। ये इंग्लिश के प्रोफेसर टीचर थे। कहाँ पे? जो राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज 1817 में बनाया था उसका। ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। हेनरी विवियन डिरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। ये बात याद रहे, राष्ट्रवादी कवि, नेशनलिस्ट पोइट किसे कहा जाता है मॉडर्न इंडिया का? तो वह है हेनरी विवियन डिरोजियन। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, डिरोजियो। ठीक है। 1828 में इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। हेनरी को इनकी क्रांतिकारी सोच की वजह से ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं मिला, लेकिन इनके शिष्यों का समर्थन इनके साथ हमेशा था और इनके समर्थकों को डिरोजियंस कहा जाता था। ये कहीं भी बंगाल में इसके शिष्य जाते थे तो सारे लोग बोलते थे देखो डिरोजियंस आ गए, यानी ये डिरोजियो के समर्थक जो थे वो सारे डिरोजियंस कहलाते थे। और इनके शिष्यों ने ही इनको बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट ने ही एक टीचर को, अपने टीचर थे, इनको खूब समर्थन दिया। बाकी सारे लोगों ने इतना नहीं दिया। इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी जनक कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके कुछ शिष्य थे बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल घोष, महेश चंद्र घोष, ये इनके कुछ मुख्य शिष्य थे। अब इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य देख लेते हैं। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ये क्या सोचते थे? ये फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे। जैसे फ्रांस में था ना कि भाई सिस्टम को ही बदल दो, तो ये सिस्टम को बदलने में बिलीव करते थे। यह समाज में स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन करते थे और सामाजिक और धार्मिक बुराइयों का कट्टर विरोध करते थे। ये स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन करते थे, यानी वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन राइट्स के बारे में बहुत बोलते थे और सामाजिक बुराइयों का बिल्कुल कट्टर विरोध करते थे। ठीक है। इनके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, यानी मीडिया की फ्रीडम चाहते थे। जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की संरक्षण, रैयत का मतलब होता है किसान, जमींदार जो किसानों पर अत्याचार करते थे उनसे उनको बचाना इनका उद्देश्य था। और सरकारी नौकरियों में भारतीयों को उच्च पद, हायर पोस्ट पर बैठने का अवसर दिलाना। देखो अंग्रेजी जो लोग थे वो इंडियंस को बहुत छोटी छोटी पोस्ट पर काम पे रखते, तो इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। ये चाहते थे कि अंग्रेज भी भारतीयों को ऊंची ऊंची पोस्ट पर रखे। ठीक है।
अब इनके प्रमुख कार्य क्या थे? समाज में सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की, ताकि समाज में लोगों को जागरूकता बनी रहे कि समाज आखिर है क्या। ठीक है, इनके अलावा डिरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगहित सभा, डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। यहाँ पे लोग डिबेट वगैरह करके समाज को सुधार करने का काम करते थे। 1831 में बहुत कम उम्र में इनकी हैजा नामक एक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे डिरोजियो, हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, इसके बाद अब लास्ट आते हैं सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन या मुस्लिम सुधार आंदोलन। ये व्यक्ति भी एक बहुत अच्छे समाज सुधारक थे, लेकिन कई ये ऐसे समाज सुधारक थे जिनको अंग्रेज़ों ने बहुत समर्थन किया, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी नहीं गए। इस कारण इनको थोड़ा शक की दृष्टि से भी हमेशा देखा गया और इनको काफ़ी ताने भी हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से सुनने को मिले, बट इन्होंने भी कुछ कुछ सुधार किए। इनके सुधार को भी देख लेते हैं। हमारे आखिरी समाज सुधार करेंगे। बेसिक सारे समाज सुधारक हम क्लियर कर चुके हैं। जो भी एक दो छोटे मोटे समाज सुधारक बचेंगे, जब हमारा एग्जाम करीब आएगा, रिवीजन का टाइम आएगा, तो क्वेश्चन आंसर मेथड से उनको भी खत्म कर देंगे। बाकी मेरे हिसाब से सारे समाज सुधारक कल्चरल रेनेसां पूरा इस स्लाइड के बाद फिनिश। तो सर सैयद अहमद खां ऐसे दिखाई देते थे। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 में हुआ। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में न्यायिक पद पर थे, एक पोस्ट पर थे, जुडिशियल पोस्ट पर थे उस समय। इन्होंने 1857 की क्रांति को बहुत करीब से देखा और 1857 की फेलियर को इन्होंने डिस्क्राइब करा। इन्होंने बोला कि हमें अंग्रेजों का विरोध करने की जरूरत नहीं है, अंग्रेज अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे। अगर हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो हम कभी भी अपना विकास नहीं कर पाएंगे। इनकी सोच कहीं ना कहीं अंग्रेजों के फेवर में थी, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और कई बार इनके नाम पर फूट डालने की कोशिश भी की। देखते हैं आगे क्या है। मेजर ऑब्जेक्टिव, इनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? इनका पहला मानना तो यही था कि भाई हमें अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें समाज में विकास करना है तो हमें अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा के द्वारा सरकारी नौकरियों में भागीदारी दिलाना। ये चाहते थे कि इनकी जो कम्युनिटी थी, इन्होंने बेसिकली अपनी कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादा काम किया। ये चाहते थे कि इनकी कम्युनिटी को भी मॉडर्न शिक्षा मिले, वैज्ञानिक शिक्षा मिले। ये साइंस एजुकेशन को बहुत मानते थे। ये चाहते थे लोगों को साइंटिफिक एजुकेशन मिले ताकि ये लोग आगे बढ़ सके, इनकी कम्युनिटी वाले। ठीक है, अब इन्होंने समाज में फैली पर्दा प्रथा का विरोध किया। जो पर्दा प्रथा थी इसका ये विरोध करते थे और इन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा का भी विरोध किया। जो पीर होते थे वो अपने जो मुरीद यानी शिष्यों को बनाते थे, तो शिष्यों को बनाने के बाद उनसे नौकर की तरह, गुलाम की तरह काम करवाते थे, जो इनको कतई पसंद नहीं था। इसलिए इन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा का भी विरोध किया। यही पीरी मुरीदी प्रथा है जिसमें शिष्य बनाकर पीर होते थे ना, जो उनके पीर होते थे वो शिष्य बनाकर उनको गुलामों की तरह काम करवाते थे। ये इनको कतई पसंद नहीं था। ये हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे और ये कहते थे हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं। ठीक है, ये इनके कथन है। पूछ सकता है किसने कहा है कि हिंदू मुस्लिम भारत की दो आंखें, तो वो किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, इनके प्रमुख कार्य क्या थे? इन्होंने 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। पूछ सकता है असबाब ए बगावत ए हिंद किसने लिखी, तो सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। ठीक है, 1875 में इन्होंने अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की। यही अलीगढ़ स्कूल बाद में चेन बनते बनते अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया था। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे बना था। 1877 में इस स्कूल का नाम बदलकर एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज कर दिया गया। ये इनके जीवित रहते रहते ये नाम था, इनके मरने के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया था। ठीक है, 1885 में बनी कांग्रेस का इन्होंने विरोध किया। ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस कभी बने और 1886 में इन्होंने कांग्रेस का विरोध करने के लिए बनारस के राजा शिव प्रसाद का सहयोग लिया और एक इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस ना बनाना या कांग्रेस का विरोध करना। इन्होंने अपनी सभी कामों में अंग्रेजों का कहीं भी विरोध नहीं किया। इस चक्कर में अंग्रेज इनसे बहुत प्रसन्न थे और 1888 में अंग्रेजों ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी और अंग्रेज कहीं ना कहीं फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते थे। और उन्होंने देखा सर सैयद जो थे और अंग्रेजों ने इनको भूमि वगैरह भी दी स्कूल कॉलेज खोलने के लिए। ठीक है, मदरसे वगैरह खोलने के लिए भूमि वगैरह भी दी, क्योंकि वो ये समझ गए थे कि अगर समाज में फूट डालनी है तो किसी को अपनी तरफ करना है। तो जहां बाकी लोग अंग्रेजों का थोड़ा विरोध कर रहे थे, कट रहे थे, वहां पे सर सैयद अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए अंग्रेजों ने इनको अपना मोहरा भी बनाया और इनके नाम पर फूट डालने की बहुत कोशिश भी की। ठीक है, वैज्ञानिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, साइंटिफिक थ्योरीज को आगे बढ़ाने के लिए, साइंटिफिक मॉडर्न एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने वैज्ञानिक समाज की भी स्थापना की 1864 में। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद 1920 में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंट कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया, जो आजकल है फेमस
अपना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज भी मौजूद है, लोग उसमें पढ़ाई करते हैं। तो ये इनके द्वारा ही बनाया गया विश्वविद्यालय था। तो याद रहे, यही था हमारा पूरा समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर्स एंड कल्चरल रेनेसा। कल्चरल रेनेसा सोशल रिफॉर्मर्स की वजह से ही हुआ, समाज में बदलाव सोशल रिफॉर्मर्स ही लेकर आए। ठीक है, तो ये था हमारा मेन, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए। एक दो जो बचे होंगे उन्होंने उनका शायद इतना ज़्यादा टॉपिक मिलेगा भी नहीं और है भी नहीं। अगर वो भी बचते हैं तो उनके कुछ मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विज के माध्यम से इसी यूट्यूब चैनल पर करवा देंगे ताकि वो भी क्लियर हो जाए। तो इस हिसाब से आपका ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेंसस 2011, जिससे लास्ट ईयर 2018 में दो तीन क्वेश्चन मैंने देखे थे एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट को जो है हमारा टॉपिक रहेगा, उसको हम क्लियर करेंगे। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बना रहे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितने आपको पसंद आती है आप देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे ही कंटेंट, हिंदी में कंटेंट टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है, बट कंटेंट आपको जेन्युइन मिलेगा, इतना जेन्युइन कि आपको एग्जाम में अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी बेस रहेगा, 10-15 जगह से खोज कर लाया हुआ रहेगा ताकि आपको ट्रू कंटेंट मिले। ठीक है, ये सारे ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, बहुत ट्रू है। ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सपोर्ट करते रहिए मिशन केवीएस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।